हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोगों का ये अकाउंटिंग या कॉमर्स का हम लोग बोले तो, चूँकि अकाउंट तो है नहीं बट कॉमर्स सेक्शंस का जो टेक्निकल पार्ट है ये शायद हमारा 6वां लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अपने हिसाब से जो भी आपका लेक्चर नंबर होगा नोट कर लेना। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके पहले दोस्तों हम लोगों ने टैक्सेशन में देखा था ग्रेच्युटी के बारे में, तो आज उस पर हम लोग कुछ प्रैक्टिस भी करेंगे और आप फर्दर आगे की भी क्लास हम लोग अटेंड करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चूँकि ग्रेच्युटी भी इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए आपको इसको तैयार कर लेना है। चलिए देखते हैं हम लोगों ने ग्रेच्युटी में क्या देखा था। ग्रेच्युटी दो सिचुएशंस हो सकती थी। एक तो था ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि सेवा के दौरान। ड्यूरिंग सर्विस का मतलब सेवा के दौरान, यानी जॉब जब कर रहा तो उसके दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग सर्विस अगर वो क्या कर रहा है, ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, तो वो क्या थी, फुल्ली टैक्सेबल थी। ठीक है दोस्तों, यानी कि एट द टाइम ऑफ, जब हमने कहा कि हमारा जो एम्प्लॉय होगा वो रिटायर होगा, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ एम्प्लॉय अगर वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, इफ़ एम्प्लॉय इज रिटायर्ड एंड रिसीव ग्रेच्युटी, यानी कि रिटायर के बाद जो है ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, तब क्या होगा, उसकी कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि एग्जेम्प्ट होगा कि नहीं एग्जेम्प्ट होगा। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो एग्जेम्प्ट होगा, अगर वो प्राइवेट है तो दो सिचुएशंस थी। उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला भी पढ़ रखा था। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर ड्यूरिंग सर्विस ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, कोई भी एम्प्लॉय अगर ड्यूरिंग सर्विस यानी नौकरी या सेवा के दौरान वो ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, एक मुश्त राशि बोलते हैं ग्रेच्युटी को, तो वो हमारी क्या थी, फुली टैक्सेबल थी। ये क्या थी, फुली टैक्सेबल थी। ग्रेच्युटी किस सेक्शन में कवर किया जाता है दोस्तों, हमने बताया था ग्रेच्युटी हमारी सेक्शन 10 और 10 में कवर की जाती है। अगर आपसे सिर्फ पूछ ले ग्रेच्युटी की सेक्शन क्या है तो सेक्शन 10 ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए सेक्शन आपको इसको याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। इसके बाद है टर्मिनेशन, यानी कि रिटायरमेंट के दौरान। दूसरा सिचुएशन हमारा क्या था, टर्मिनेशन, यानी अगर वो रिटायर हो गया है तब की केसेस क्या थी। अगर वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो हमारा क्या था, सेक्शन 10(1) था, है ना। सेक्शन 10(1) हमारा था। ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 की बातें हैं, तो आपको ये सेक्शन याद रख लेना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो फुली एग्जेम्प्ट था, फुली एग्जेम्प्ट यानी पूर्णतया कर मुक्त। ये हमारी क्या थी, फुली एग्जेम्प्ट थी। ये फुली एग्जेम्प्ट होता है इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना। अगर वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर्ड एंड रिसीव ग्रेच्युटी देन सच ग्रेच्युटी विल बी फुली एग्जेम्प्ट। आपको ये ध्यान देना है। अगर ड्यूरिंग सर्विस है, चाहे एम्प्लॉय गवर्नमेंट में हो चाहे वो प्राइवेट में हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन फुली टैक्सेबल हो जाएगा। अभी बात करते थे अदर्स में। अदर्स मतलब प्राइवेट। ठीक है, प्राइवेट में दो सिचुएशन थी दोस्तों। अगर हमारी ग्रेच्युटी कवर होती है, ग्रेच्युटी हमारी कवर्ड थी किससे, बाय ग्रेच्युटी एक्ट। ठीक है, अगर कवर्ड बाई थी, कवर्ड बाई एक्ट, कौन सी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट, तो उसके सिचुएशंस दूसरे थे। अगर नहीं कवर है तो उसके सिचुएशन क्या थे, दूसरे थे। तो अभी हम लोग उस पर बात कर लेते हैं क्या क्या सिचुएशंस थी। ठीक है, बाकी ये दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना है कि ड्यूरिंग सर्विस फुली टैक्सेबल है और गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ है तो फुली एग्जेम्प्ट है। ये इसका सेक्शन दोस्तों कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट का क्या था, 10(2) था। ठीक है, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 और क्लॉज 2 था। और इसका सेक्शन जो दोस्तों था, जो नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट था, वो था 10 और 3, यानी क्लॉज 3। ये हमने देख रखा है ऑलरेडी। अभी आगे बात करते हैं इसके फॉर्मूले पर। आज क्वेश्चन की प्रैक्टिस होएगी इस पे, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन आएगा प्रैक्टिकल अगर आता है तो। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था अगर कवर्ड है, अगर ग्रेच्युटी हमारी कवर्ड है बाई पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, शॉर्ट में लिखा है पोगा, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट आपका जो भी है 1972, ये इसके तहत हम लोगों ने क्या निकालना सीखा था दोस्तों, इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन क्या थे, अगर रिटायरमेंट है तो फुली एग्जेम्प्ट था। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट एम्प्लॉय है, ड्यूरिंग सर्विस ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है तो फुली टैक्सेबल था। प्राइवेट की बात कर लेते हैं, जब वो रिटायर होता है और ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है तो
हम लोग क्या निकालने के लिए फार्मूला अप्लाई किए थे, कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी। अगर ये कवर्ड है तो, है ना, इसमें कंडीशन थी कैलकुलेशन ऑफ एग्जेम्प्टेड ग्रेच्युटी। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, मतलब जो निम्न में से कम होगा वो हमारा क्या है, कर मुक्त होगा, एग्जेम्प्ट। लिस्ट मतलब होता है निम्न में से जो कम हो ना, यानी कि लिस्ट का मतलब कम, ऑफ द फॉलोइंग मतलब निम्न में से जो कम है वो हमारा क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 कंडीशन देखी थी। पहला क्या था, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव, ये फार्मूला हमारा था। दूसरा क्या था, सीलिंग लिमिट थी, एसएल मैक्सिमम कितनी थी, 10 लाख की थी। और तीसरा क्या था, कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्स तो 15/26 गुड़े। और हम लोगों ने क्या दिखा था कि कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। इस वाले में केसेस में दोस्तों हमने बताया था, अगर पार्ट ऑफ द ईयर है, यानी कि 10 साल 6 महीना, 12 साल 6 महीना, 15 साल 8 महीना, इस तरीके से है, तो जो 8 महीना या 6 महीना है तो 6 से ऊपर जैसे ही जाएगी उसको 1 ईयर में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। तो वही है कंप्लीटेड ईयर, इसमें हो जाएगा कब, जब पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्स हमारी कवर्ड होगी तब की केसेस में। और गुड़े क्या कर लेना था हमें, सैलरी लास्ट ड्रॉन, जिस टाइम वो रिटायर हुआ था उस टाइम वो सैलरी क्या पाया था, वो सैलरी का बेसिक और प्लस डीए देखते हैं, इसमें यही अंतर है। अगला जो हमारा आएगा नॉट कवर्ड में ये अंतर है और प्लस ये 2 चीज़ों की अंतर है। यानी यहाँ पे एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ थी, यहाँ पे थी जो है सैलरी लास्ट ड्रॉन है ना, और यहाँ पे 15/26। यहाँ सैलरी का मतलब क्या था दोस्तों, ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इफ़ पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर होगा ग्रेच्युटी तब हमारे सैलरी का मतलब क्या है, तो आपको लिखना है बेसिक और प्लस क्या, डीए, सिर्फ डीए, मतलब फार्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट है कि नहीं उससे मतलब नहीं, सिर्फ डीए, ये हमारा था, है ना। अभी हम इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन हमने लिखा है, इफ़ मिस्टर ए इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो दोस्तों यहाँ पे है, इफ़ अ मिस्टर ए इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मार्क कर लेना गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एंड रिटायर आफ्टर 15 ईयर्स एंड 5 मंथ, यानी 15 साल 5 महीने पे वो रिटायर हुए हैं। एंड ही रिसीव्ड बेसिक सैलरी ऑफ ₹20,000, यहाँ ऑफ रुपीज़ है 20,000 पर मंथ, है ना, ये क्या हो जाएगा पर मंथ। वो 20,000 रुपये की सैलरी पर मंथ पा रहे हैं, ये 20,000 रुपये की सैलरी पर मंथ है। एंड डियरनेस अलाउंसेस है ₹5,000, है ना। कितना है हमारी डियरनेस अलाउंसेस डी है कितनी, 5,000 है, और सैलरी कितनी है 20,000 रुपये पर मंथ है। ऑन लिखा है यहाँ पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी जिस समय वो अवकाश ले रहे हैं, अवकाश मतलब रिटायरमेंट ले रहे हैं, ही रिसीव्ड, ठीक ना, ही रिसीव्ड ग्रेच्युटी है 2, यहाँ पे 28,50,000, कितने का है 28,50,000 की वो क्या कर रहा है, ग्रेच्युटी को रिसीव कर रहा है। आपको फाइंड करना है टैक्सेबल ग्रेच्युटी। तो दोस्तों शायद आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेंगे, है ना, हमें आशा है कि आप लोग इसे कैलकुलेट कर लेंगे। आंसर आपके हिसाब से क्या होता है, पहले आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना, है ना, ईमानदारी के साथ। अभी क्या करना है, हमने बताया था यहाँ पर कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, रिटायर हो रहा है, तो कोई टैक्सेबिलिटी फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा ये दोस्तों, 28,50,000 पूरा हमारा आंसर क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हमने बताया था, इफ़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय देन ग्रेच्युटी विल बी रिसीव्ड फुल्ली एग्जेम्प्ट। हमारा क्या होगा, जो हम लोग रिसीव कर रहे हैं, जो भी हमारी ग्रेच्युटी रिसीव होगी वो क्या होगी, फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगी। यानी हम लोग जो भी ग्रेच्युटी पाएंगे दोस्तों, चूँकि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं होगी। इसमें कोई कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, ये तो सिर्फ आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए सारे डिटेल्स दे दिए जाते हैं एग्जाम में। तो दिमाग की बत्ती को जला के रखना है,
ठीक है, और आपको पूरी तरीके से समझ लेना है कह क्या रहा है, नहीं तो लगोगे क्या करने, ये फार्मूला अप्लाई करना शुरू कर दोगे और आंसर हो जाएगा गलत, कहोगे यार ये क्या हो गया। तो पहले तो वर्ड पर ध्यान देना है कि क्या वो सरकारी कर्मचारी था या प्राइवेट था। यहीं पे मार्क करने के लिए मैं बोला आपको कि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जैसे ही आया तो आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हुआ, बात खत्म, है ना, फुल्ली एग्जिम्ट हो गया आंसर हमारा। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है मिस्टर ए इज रिटायर्ड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, उन्होंने अपने एम्प्लॉयमेंट से अवकाश लिया मिस्टर ए ने ऑन 31 मार्च 2019, यानी कि उन्होंने 2019 को 31 दिसंबर को उन्होंने रिटायर हुआ है। फॉर कितने साल के लिए उन्होंने काम किया है, 19 साल 8 महीने काम किया है। ठीक है, और कैसा एम्प्लॉई है, कुछ नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है कुछ नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कुछ लिख के आ गया कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है तो हम उसको प्राइवेट मान लेते हैं। बात समझ में आई, यानी उसको आपको ये नहीं ट्रिक लगा देना है कि हम इसको मान लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग थियोरेटिकल एग्जाम कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर हमें रिटन मेंशन करना है, जैसे सीए एग्जाम में क्या होता है, हमें लंबे उसकी थ्योरी लिख कर कायदे सॉल्व करके दिखाने हैं, तो वहाँ पर हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हम एज्यूम कर लेंगे, नोट लगा दें कि एज्यूम्ड मिस्टर ए इज प्राइवेट या फिर मिस्टर ए इज गवर्नमेंट एम्प्लॉई। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई की बात आ गई तो फुली एग्जाम्ड होगा, तो कैलकुलेट करने की बात नहीं होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या समझ लेंगे, अगर कुछ नहीं कहा तो ये प्राइवेट होगा। ठीक है, ये 19 साल 8 महीने से नौकरी करके रिटायर हुआ है। इफ़ ग्रेचुटी कर रहा है कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कवर किया गया किससे, ग्रेचुटी एक्ट। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा फार्मूला अप्लीकेबल हो जाएगा इस पर। ठीक है, फाइंड करना है टैक्सेबल ग्रेचुटी एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल ग्रेचुटी एंड एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल ग्रेचुटी एंड एग्जेम्प्टेड दोनों चीज़ें निकालनी है। ग्रेचुटी का रहा है, डिटेल्स आपको दे रखा है, यहाँ पर दे रहा है ग्रेचुटी कितना रिसीव किया है कि 30 लाख 30 लाख रुपए की ग्रेचुटी रिसीव किया है, और बेसिक सैलरी आपको दिया है 20,000 रुपये पर मंथ की दे रखी है। डीए का रहा है फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यहाँ पे फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखे और चाहे ना लिखे, आपको सिर्फ डीए देखना है किसके केस में, जब कवर्ड बाय पोगा होगा। और वो कन्फ्यूज़न करने के लिए दे देगा आपको फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यहाँ लिख देगा 50%, तो आप उसके लिए कन्फ्यूज हो जाएंगे। देखते हैं इसका मतलब क्या होता है फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। अगर यहाँ पे डीए लिख दिया फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, ऐसा फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी लिखकर 50% यहाँ लिख दिया, तो आप इससे कंफ्यूज होंगे। ये अलग चीज़ है, कुछ अलग इसका सेंस होता है। लेकिन हम जब पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर देखेंगे तो हमें इससे कोई मतलब नहीं निकलता, हम सीधा डीए से मतलब रखते हैं। और क्या रखते हैं, लास्ट ट्रांच, जिस दिन वो रिटायर था उसके पहले महीने की जो है, जिस दिन वो रिटायर हुआ उस टाइम उन्होंने कितना सैलरी पाया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ आते हैं फार्मूले पर अप्लाई करते हैं। एग्जेम्प्टेड निकालना है ना, सारी चीज़ें यहाँ पे फार्मूला लिखा हुआ है आपको। चलिए देखते हैं क्या है। एक्चुअल ग्रेचुटी हमारी कितने की है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव, एजीआर हमने लिखा, एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड, कितना रिसीव किया है, 30 लाख रुपए का। ठीक है, सेलिंग लिमिट हमारी कितने की थी, 10 लाख रुपए, यानी मैक्सिमम छूट आपको जो मिलेगा 10 लाख से ऊपर नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कितने साल कंप्लीट किया था, 19 साल 8 महीने। तो हमने कहा था जब कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट होगा तो जो भी पार्ट ऑफ द ईयर होगा, फ्रैक्शनल ईयर होगा, उसको कंप्लीट कर लेंगे जब 6 महीने से ऊपर होगा। तो क्या ये 8 महीने 6 महीने से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है। इसको 1 साल बना लेना है, तो 19 + 1 20 साल हो जाएगा। तो 20 साल से गुणा करा लेना है। लास्ट ट्रांस सैलरी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 20,000 रुपये पर मंथ है और 10,000 डीए है, तो 30,000 रुपये की ये हो जाएगी। तो यहाँ आपको क्या कर लेना है, 30,000 कर लेना है। ठीक है, अभी इसको काट पीट के आपको निकालना है। देखिए क्या कितना आता है ना। तो दोस्तों आपको ये कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, कैसे निकलेगा कैलकुलेट करना, ये आपको एग्जाम में जब भी अमाउंट आएगा तो अमाउंट हमेशा ऐसा रहता है जो फ्रैक्शनल में नहीं रहेगा, काटने पीटने में थोड़ी सी आपको आसानी रहेगी। इसी टाइप से आएगा, जैसे यहाँ पे जो 30 है ना, तो हो सकता है एग्जाम में आपको यहाँ पे जो है 13 और यानी कि 1,30,000 या 13,000 इस टाइप से दे देगा, है ना। तो वहाँ पे काटने में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेट अगर करते हैं तो लगभग ये मानिए 15, इसको काटेंगे 13, ये आ जाएगा यहाँ पे 60, ठीक ना। ये लगभग दोस्तों 3,46,000
100 कुछ रुपए आएगा, ठीक है। तो 3,46,100 मैं मोटा मोटा ले रहा हूँ, 3,46,100 के आसपास ही आएगा ये। तो 3,46,000 हम लोगों ने क्या कर लिया है, यहाँ पर इतना कैलकुलेट कर लिया। अभी आपको दोस्तों इसमें से क्या बताना है कि एग्जेम्प्ट वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे लिखा है लीस्ट, लीस्ट मतलब जो सबसे कम हो, इन तीनों में से जो सबसे कम है वही हमारा क्या है, एग्जेम्प्टेड वैल्यू। क्या ये 30 लाख रुपए जो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव हुए 10 लाख से ज़्यादा है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ये हो ही नहीं सकता एग्जेम्प्ट वैल्यू। ये क्या है 10 लाख, बताओ, इससे 3,46,000 से ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कौन एग्जेम्प्टेड वैल्यू होगी दोस्तों, ये। तो एक आंसर आपको मिल गया, एग्जेम्प्टेड अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी, यानी ये एग्जेम्प्टेड है। अभी आपको क्या बता देना है दोस्तों, टैक्सीबल ग्रेचुटी कितनी होगी। तो टैक्सीबल ग्रेचुटी के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव की गई, तो टैक्सीबल निकालने के लिए क्या करोगे आप, तो टैक्सीबल बराबर क्या, एक्चुअल ग्रेचुटी। एक्चुअल ग्रेचुटी 30 लाख रुपए की, 30 लाख माइनस क्या कर देना है, ये सबसे कम जो था हमारा एग्जेम्प्ट, चूंकि एग्जेम्प्ट जो होगा उसको घटाओगे तभी तो टैक्सीबल पता चलेगी। तो यहाँ से 3,46,100 आपको घटा देना है, ये जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ़ द अबव क्वेश्चन करा इफ ग्रेचुटी इज रिसीव्ड, इफ ग्रेचुटी इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, करा कि इफ इन, यहाँ पे है इफ द इन द अबव क्वेश्चन, इफ द अबव क्वेश्चन इफ ग्रेचुटी इज नॉट कवर्ड बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट, पोगा हमने शॉर्ट में लिखा है, यानी यही क्वेश्चन की बात कर रहा है कि इस क्वेश्चन में करा कि ये जो है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से कवर नहीं है। तो सारी चीज़ें दोस्तों तो यही रहेगी, सिर्फ एक फार्मूला यहाँ से चेंज हो जाएगा। आप लोग इसको नोट कर लेना, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, अभी इसको अभी हम हटा दे रहे हैं। जब हमारा कवर नहीं होगा, इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, इसमें कह रहा है कि कवर बाय पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट से नहीं है। तो जब नहीं होगा तो खाली चेंजेस यहाँ पे हो जाएगा, 15/30 आ जाएगा, गुड़े ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ओनली का मतलब अगर फ्रैक्शनल पार्ट आया, जैसे 15 साल, यहाँ पे 19 साल 8 महीने लिखा है, जैसे यहाँ 19 साल 8 महीने लिखा है, तो हमें सिर्फ 19 महीने लेना है, ठीक ना, 19 महीने ही सिर्फ लेना है। तो यहाँ पे आपका करना है ओनली कंप्लीटेड का मतलब 19 साल, यहाँ पर देखो 19 साल 8 महीने है तो कंप्लीटेड ही लेना, 19 साल गुड़े की क्या एक्चुअल सैलरी, यहाँ पे लास्ट ड्रान जो थी उसको नहीं लेना है। यहाँ पे कह रहा है, हमने आगे ऐड किया है कि 15% DA इज फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी। इफ 15%, 50% मतलब 50% जो हमारी DA है वो क्या है, फार्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। तो ये DA आप जो देख रहे हैं 10,000 रुपये की, इसका आधा ही हमें लेना है, ध्यान देना है, आधा लेना है। ये जो 10,000 रुपये DA है इसका आधा 50% है सैलरी का पार्ट, तो हमें 50% सैलरी में ऐड करोगे तो 20,000 रुपये पर मंथ हमारी सैलरी है, प्लस 5,000 रुपये, चूंकि 50% ही हमें DA लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी है और प्लस DA क्या है हमारी 5,000 होगी। तो एवरेज सैलरी ऑफ 10 मंथ की लेनी थी दोस्तों, तो 10 मंथ से गुणा करके फिर 10 मंथ से डिवाइड कराओगे तो वही आएगा, ठीक है। तो ये आपको क्या लेना है, ऐसा, ये 25,000 रुपये हो जाएगा। अभी ये 1/, क्या हो जाएगी 2 से इसको दोस्तों आप कैंसिल कर लो, जो भी आएगा उसको आप कैलकुलेट करके सामने उसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए कैलकुलेट करके क्या निकल के आता है दोस्तों। यहाँ भी जैसे हमने कहा कि क्या है 1/2 है और इधर 25,000 है, ठीक ना, तो 25,000 आपका है और क्या है गुड़े 1/2, तो ये है दोस्तों, हमने कैलकुलेट कर लिया कैलकुलेटर से, 2,37,500 आ गया, ठीक ना। तो 2,37,500 रुपये आ गया, ठीक है। तो ये इन तीनों में से जो सबसे कम है वही हमारा क्या होगा दोस्तों, एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी हो जाएगी, एग्जेम्प्टेड ग्रेचुटी, ठीक है। तो आप इससे मत घबराइए, कैलकुलेशन वहाँ नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे, वहाँ पे हमें अफोर्ड करना पड़ता है, कर पाएंगे, और ऐसा अमाउंट भी रहता है जो कट जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान देना है। तो ये बताओ इसमें सबसे कम क्या होगा, ये हो ही नहीं सकता, ये नहीं, तो यही हमारा है ना, ये हमारे एक्चुअल ग्रेचुटी जो थी 30 लाख की, उसमें से घटा दोगे तो जो आएगा दोस्तों वही आपका क्या होगा, टैक्सीबल ग्रेचुटी हो जाएगी। तो यानी कि कहने का मतलब टैक्सीबल निकालेंगे हम लोग
तो टैक्सेबल ग्रेच्युटी बराबर क्या हो जाएगा 30 लाख, ये जो हमने एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव करी है इसमें से दोस्तों माइनस कर देना है ये 2,37,500, 2,37,500 ये माइनस कर दोगे, जो आएगा वही आपका क्या होगा ग्रेच्युटी हो जाएगा। कैसा ग्रेच्युटी? टैक्सेबल ग्रेच्युटी। ठीक है, ये 27,06,200 कितना है 27,76,000 है ना, 27,76,200, 27 लाख, एक मिनट दोस्तों हम भी कंफ्यूजन में हैं, 27 लाख है, इसके बाद 62,000 है, 500 है। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यही है क्वेश्चंस दोस्तों, कल का रिवीजन हम लोगों ने कर लिया इसके पहले के लेक्चर का। आप लोगों को उम्मीद मैं करता हूं कि समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा इस पे क्वेश्चन डेली बैठ के लगाना नहीं है आप लोगों को, बस एक बार इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, आगे अब बढ़ते हैं हम लोग, आगे का आपको कौन सा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो ये 5 से 6 लेक्चर में हम इसको ख़त्म कर देंगे टैक्स आपका। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अकाउंटिंग, और इसके बाद हमारा ऑडिट लास्ट में रहेगा। तो ऑडिट आप लोग दोस्तों बहुत ही आसान है, कुछ है नहीं उसमें, वही वेरिफिकेशन वाचिंग इम्पोर्टेंट है और आपको वो पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी तो चीज़ें दोस्तों हम बताएंगे ही। इसके बाद दोस्तों हमारा जो टॉपिक है ये है पेंशन के बारे में। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट ही है। पेंशन क्या होता है? पेंशन जब कोई व्यक्ति रिटायर हो जाता है तो उसे हर महीने क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट की तरफ से, अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट की तरफ से उसे हर महीने एक पेंशन के रूप में उसके जीविका को जो है चलाने के लिए दिया जाता है ना, जिससे वो अपना जीवन आराम से चला सके। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ इसमें मिलेगी आपको, जिससे कि एम्प्लॉय अपना जो बची हुई लाइफ है सरवाइव कर सके। उसके लिए जो है, चूँकि अभी वो अपनी सर्विस परफॉर्म करके रिटायर हुआ है, तो आगे की लाइफ को सरवाइव करने के लिए क्या दिया जाता है, पेंशन दिया जाता है। तो दोस्तों पेंशन के बारे में हम लोग समझते हैं, पेंशन क्या है। यहाँ पे हमने लिखा है पेंशन, सेक्शन है 10 और 10A, यानी सेक्शन 10 एंड सब सेक्शन 10A। यहाँ पर है दोस्तों पेंशन मीन्स पेरियोडिकल रिसीव, यानी एक पेरियोडिकल रिसीव होती है, आवधिक जिसको बोलते हैं, आवधिक प्राप्ति होती है हर महीने की टू एन एम्प्लॉय एक कर्मचारी को आफ्टर हिज रिटायरमेंट, यानी जब वो क्या होता है अवकाश प्राप्त कर लेता है, रिटायर हो जाता है, उसके बाद क्या होता है उसे एक पेरियोडिकल रिसिप्ट होती है हर महीने की। ठीक है, ऑन अ सर्टन ओकेजन, मतलब जब वो रिटायर होता है वही ओकेजन की बात कही गई यहाँ पे। एम्प्लॉयर अलाउज, एम्प्लॉयर क्या करता है उसे अलाउ करता है, ठीक है, टू विड्रॉ मतलब निकालने के लिए लम सम अमाउंट, क्या है एक लम सम अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, जैसे उसकी प्रेजेंट वैल्यू हर महीने की पेंशन की सपोज हम कहते हैं 20,000 रुपये है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर क्या कहता है कि तुम इस पेंशन को 2 पार्ट में ले सकते हो, या तो तुम इसका आधा जो है बेच दो, अपने पेंशन को बेच दोगे, तो 10,000 मान लो बेच दिया, ठीक है, 10,000 बेच दोगे और 10,000 क्या करोगे हर महीने अपना तुम पेंशन के रूप में लेते रहो। तो जो सेल कर देगा वो हमारा कहा जाता है कम्यूट। ठीक है, यानी ये कम्यूटेड पेंशन कही जाती है। इस जो सेल किया है ना, इसके बदले में उसे लमसम अमाउंट मान लो 25 लाख 30 लाख रुपए क्या होता है एक दे दिया जाता है, 25 लाख 30 लाख, या मान लो हमने कहा कि 10 लाख रुपए है ना, या हम कहते हैं 5 लाख रुपए, रिटायरमेंट के टाइम पर ही इतना ले लेगा, बची हुई क्या रहेगा हर महीने अपना 10,000 रुपये लेता रहेगा। तो इसको बोलते हैं कम्यूट करा दिया, इसको बोलेंगे अनकम्यूट करा दिया। ठीक है, यही चीज़ होती है दोस्तों यहाँ पर। तो यही है जितना पार्ट उन्होंने क्या किया कम्यूट करा लिया। कम्यूट का मतलब आपको समझ में आ गया हो कि आधा पेंशन के बदले में एम्प्लॉयर उसको क्या कहता है कि चाहो तो तुम आधे पेंशन के बदले में एक लमसम अमाउंट ले लो, बचा हुआ जो पेंशन रहेगा उसे हर महीने तुम लेते रहना। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। यही है लमसम अमाउंट एज प्रेजेंट वैल्यू, जो कि प्रेजेंट वैल्यू मान लो उसकी हर महीने की कितनी आ रही थी 20,000 रुपये महीने सैलरी आ रही थी। क्योंकि आदमी जब रिटायर होता है तो अगर 40,000 रुपये सैलरी है उसकी रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आधा पेंशन उसको मिलता है, 50% उसे पेंशन मिलता है। ठीक है, अब इस 50% में जैसे एम्प्लॉयर जो था उसे 50% अपने सैलरी का क्या मिलेगा पेंशन मिलेगा, तो उस 50% में सबको कवर किया जाता है। एम्प्लॉयर आ जाएगा
और उसकी क्या है स्पाउस यानी उसकी वाइफ आ जाएगी एम्प्लॉयर की, या पत्नी है तो पति और पति है तो पत्नी। तो आधा जो अब इस 50% का आधा हकदार कौन होगा, उसकी जो स्पाउस होगी, है ना। जैसे एम्प्लॉयर इन केस फ्यूचर में डेथ कर जाएगा तो अब जितनी 50% पेंशन थी, सपोज इसका 20,000 रुपये आ रहा था ना, प्रेजेंट वैल्यू इसकी कितनी है 20,000 रुपये हर महीने की पेंशन की है, तो अभी 20,000 रुपये किसको मिलेगा, एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉयर अगर ख़त्म हो जाएगा तो किसको मिलेगी, इसकी स्पाउस को इसका आधा मिलेगा, यानी 10,000 रुपये मिलेगा। अगर स्पाउस भी ख़त्म हो जाती है तो इसका यानी स्पाउस का सपोज हमने कहा 10,000 रुपये वैल्यू यहाँ पे है 50% इसका, तो इसके बच्चों को मिलेगा, ठीक, जब तक वो अपने पैर पर खड़े नहीं हो जाते। तो ये कॉन्सेप्ट है ना। तो अभी ये कह रहा है कि एम्प्लॉयर चाहो तो तुम प्रेजेंट वैल्यू जो 20,000 रुपये है उसका आधे के बदले में तुम लमसम अमाउंट ले लो, बाकी हर महीने अपना लेते रहना। तो जितना वो लमसम जिसके बदले जितने पेंशन के बदले में लमसम अमाउंट ले लेता उसको बोलते हैं कम्यूट करा लेना, और जितना नहीं कराता उसको बोलते हैं अनकम्यूट। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें है। तो यानी ये पीरियोडिकल रिसीव है, हर महीने की आवधिक रिसीप्ट होती है ना। और अगर उसके बदले में लमसम अमाउंट लिया तो उसको बोलेंगे कम्यूटेड। वही हमने यहाँ पे लिखा है, इट इज़ नोन एज कम्यूटेड पेंशन। यानी जब वो लमसम अमाउंट क्या करेगा, रिसीव करेगा एज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ पीरियड, तब वो क्या करेगा, उसको जो है किस नाम से जानते हैं, कम्यूटेड पेंशन। एंड अदर पेंशन रिसीव इज नोन एज अनकम्यूटेड, यानी जो हर महीने अब लेगा, बचा हुआ पेंशन हर महीने लेगा, उसे अनकम्यूटेड बोलते हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है दोस्तों, पेंशन रिसीव्ड फ्रॉम यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती हैं, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपको वहाँ से पेंशन मिलती है दोस्तों, वो टैक्सीबल नहीं होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, पेंशन किस तरीके से टैक्सेबल होगी, ये लिखा हुआ है सेक्शन 10(10)(a). यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन मतलब जो पेंशन का भाग, जिस पेंशन के बदले में आपने लमसम अमाउंट नहीं लिया, वो हमारा क्या होता है, अनकम्यूटेड होता है, और वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। यानी जो आप हर महीने लाते हैं ना, तो आपके पेंशन में वो क्या होती है, इंक्लूड जो है, जब हम लोग ITR डालते हैं तो उसे उस पेंशन को इंक्लूड करके टैक्सेबिलिटी की जाती है। बची हुई जो कम्यूट करा लिया आपने, जो सेल कर दिया, जिसके बदले में आपने लमसम अमाउंट ले लिया, उसके बदले में दोस्तों क्या होती है, दो सिचुएशन आएगी, या तो एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय होगा। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सेक्शन 10(10)(1) हमारा क्या कह रहा है कि वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, यानी उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अगर प्राइवेट है दोस्तों तब ये कहानी है। तो आज गवर्नमेंट देख ही रहे हैं प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका बेनिफिट आपको क्या मिलता है, कुछ नहीं मिलता, नुकसान छोड़ फायदा कुछ नहीं है। इसका विरोध हम लोगों को दोस्तों करना चाहिए, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन का। अगर आप प्राइवेटाइजेशन होते हैं, देखिए आपको टैक्स देना पड़ेगा नहीं, आप नौकरी के दौरान भी टैक्स दो, रिटायर के बाद भी टैक्स दो। गवर्नमेंट वालों को क्या मिलता है, फुली एग्जेम्पशन है पेंशन पर, ठीक है। कम्यूट कराने पर लमसम अमाउंट आप लेते हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता। अभी अदर्स की बात कर लें, प्राइवेट में दोस्तों, यहाँ पर अगर आप जो एम्प्लॉय अगर ग्रेचुटी रिसीव कर लिया, रिटायरमेंट के टाइम पर उसे ग्रेचुटी मिल रही है, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी आएगी, जितना पेंशन आपका था। सपोज हमने कहा 20,000 रुपये उसका पेंशन का वैल्यू बन रहा था ना, हर महीने का पेंशन का वैल्यू कितना बन रहा था, नॉर्मल पेंशन, यानी जितना उसकी वैल्यू बन रही थी। नॉर्मल पेंशन कितनी है इसकी, 20,000 है। इसका 1/3 क्या होगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। 1/3 भाग क्या होगा दोस्तों, 1/3 पार्ट ऑफ नॉर्मल सैलरी विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि 1/3 ऑफ द नॉर्मल पेंशन ऑफ द एम्प्लॉयज विल बी एग्जेम्प्टेड, यानी कि 1/3 भाग क्या होगा दोस्तों, जो नॉर्मल पेंशन थी, सामान्य पेंशन थी, जितना आप रिटायरमेंट के बाद आप लेने के हकदार थे, उसका 1/3 आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और अगर आप ग्रेचुटी रिसीव करते हैं तब की कहानी है। अगर आप ग्रेचुटी रिसीव नहीं करते हैं तब 1/2 यानी आधा जो है नॉर्मल पेंशन का आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो ये आपका है पेंशन के बारे में, ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे हमने दोस्तों क्वेश्चन लिख दिया है, मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन से रिटायर हुआ, ठीक है, एंड रिसीव कर रहा है नॉर्मल पेंशन कितना है, 15,000 रुपये पर मंथ है। एंड ही इज आल्सो रिसीव ग्रेचुटी, वो ग्रेचुटी भी रिसीव कर रहा है, ठीक है। कितना, 12 लाख रुपए फाइंड करना है, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन। तो दोस्तों अभी आपको कह रहा है कि कम्यूटेड पेंशन कितनी है ये नहीं बताया है ना, फाइंड करना है। अभी फर्दर हम इंफॉर्मेशन इसमें डाल देते हैं। इफ 50% पेंशन कम्यूटेड बाई हिम,
यानी वो क्या करा, अपना 50% पेंशन क्या कर लिया है दोस्तों, कम्यूट करा लिया। तो अभी क्या करना है दोस्तों, हमने क्या देखा था कि अगर कम्यूटेड पेंशन है तो क्या होगा और अनकम्यूटेड पेंशन है तो क्या होगा। तो बताइए दोस्तों, अगर कम्यूटेड पेंशन होगी तो हमारा क्या होगा, टैक्सीबल होगा। चूँकि दोस्तों गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता तो हम लोग फुल्ली एग्जेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन ये प्राइवेट एम्प्लॉय है, चूँकि कुछ नहीं मेंशन किया था हम लोग क्या कहेंगे कि ये प्राइवेट एम्प्लॉय है। और ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है दोस्तों, ध्यान देना आपको, ये ग्रेच्युटी भी रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्रेच्युटी जब रिसीव करेगा तो 1/3 ऑफ दी पेंशन क्या होगा हमारा, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो आपको पूरा टैक्सीबल आपको फाइंड आउट करना है, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन, यही आपको पता करनी है ना। तो कम्यूटेड पेंशन दोस्तों क्या हो जाएगा, कम्यूटेड पेंशन, दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, एक है अनकम्यूटेड पेंशन, अभी टैक्सीबल और वो बात नहीं कही गई है। कम्यूटेड पेंशन दोस्तों क्या होगा, 50% उन्होंने कम्यूट कराया है, तो कम्यूटेड पेंशन कितना हो जाएगा दोस्तों, 15,000 का आधा 7.5, कितने महीने दोस्तों, एक साल में बहुत 12 महीने होता है ना, तो 12 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये हमारा कम्यूटेड पेंशन हो जाएगी। अनकम्यूटेड भी वही हो जाएगा दोस्तों, 7.5 गुणे के 12, तो ये हमारा दोनों क्या हो जाएगा, अनकम्यूटेड पेंशन। अभी टैक्सीबल की बात कर लें, क्योंकि कम्यूटेड जो है दोस्तों वो हमारा क्या है, अनकम्यूटेड दोस्तों हमने बताया था फुल्ली क्या होता है, टैक्सीबल होते ही, जो हमने कम्यूट नहीं करवाया ये क्या होगा दोस्तों, फुल्ली टैक्सीबल होती है। ये चीज़ें हमने पहले बता दे रखी है आपको, ये क्या होगा, फुल्ली टैक्सीबल। ये हमारा कैसे टैक्सीबल होगा, जो कम्यूट कराया गया इसमें से कुछ चीज़ें हमारी क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। अभी आते हैं एग्जेम्प्ट वैल्यू इसकी निकालते हैं, ठीक है, आपको पूरी एग्जेम्प्ट वैल्यू निकालनी है। तो पहले इसका मल्टीप्लाई हम लोग कर लें, मल्टीप्लाई करा लो दोस्तों, कितना आएगा ये 0 0 12 25 60 के 0 बचा 6 और 12 12 72 12 7 84 और प्लस 6 84 और 6 90, यानी दोस्तों कितना हो गया 90,000 रुपये। ये हमारा क्या है, कम्यूटेड पेंशन की वैल्यू ये आ गई। अभी कह रहा है कि इसमें से दोस्तों है ना, इसमें से आपको क्या कर देना है कि टैक्सीबल वैल्यू निकाल दी। अच्छा, एक चीज़ हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है कि उन्होंने 50% कम्यूटेड वैल्यू जो है उन्होंने क्या कराया है, अपना वो करा लिया, कम्यूट करा लिया, ठीक। इसमें एक चीज़ छूट गई है, उसको हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, फाइंड आउट कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन इफ़ 50% पेंशन क्या है, इज कम्यूटेड बाय हिम एंड रिसीव्ड लम्प सम अमाउंट। हमने कहा यहाँ पे 3 लाख रुपए वो लमसम अमाउंट लिया है। तो चूँकि ये हम लोग क्या निकालने वाले हैं, अभी हम लोग निकालने वाले दोस्तों कि टैक्सीबल पेंशन हमारी कितनी है। तो फिलहाल हमारी अभी एक तो हमें पता चला कि अनकम्यूटेड हमारा क्या होता है, टैक्सीबल होता है, यानी ये 90,000 रुपये यहाँ पे लिख लो, 90,000 रुपये दोस्तों हमारे क्या होगी, टैक्सीबल हो जाएगी। और यहाँ पर जो कम्यूटेड पेंशन का पार्ट टैक्सीबल होगा ये नहीं आएगा, यहाँ पे हमें कम्यूटेड पेंशन का टैक्सीबल पार्ट निकालने, चूँकि अभी आपको पता चला कि कम्यूटेड पेंशन हमारी कितनी थी, 90,000 की कम्यूटेड थी, 90,000 की अनकम्यूटेड थी। लेकिन जो कम्यूट कराया दोस्तों उसके बदले में उससे कितना अमाउंट मिला है, 90,000 के बदले में लमसम अमाउंट कितना मिला है, 3 लाख रुपये मिला है। तो कम्यूटेड पेंशन की वैल्यू इसने कितना प्राप्त किया, रिसीव किया है, कितना ये प्राप्त किया दोस्तों, 3 लाख रुपए प्राप्त किया है। लेकिन ये टैक्सीबल पूरा तो होगा नहीं, इसमें टैक्सीबल से पहले हमें निकालना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड वैल्यू, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा एग्जेम्प्टेड पेंशन। तो यहाँ से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तब जाके आपको टैक्सीबल कम्यूटेड पेंशन पता चलेगी। तो इसके निकालने के लिए दोस्तों ये ग्रेच्युटी रिसीव कर रहा है, हमने 2 सिचुएशन देखी थी। अगर ग्रेच्युटी रिसीव करेगा तो 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन, 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन निकालना है। तो नॉर्मल पेंशन दोस्तों कितनी थी इसकी, 15,000 थी कि नहीं थी, हर महीने इसकी कितनी थी, नॉर्मल 15,000 थी। तो 15,000 को 12 से मल्टीप्लाई कराओगे दोस्तों, कितना आएगा नॉर्मल पेंशन इसका, तो नॉर्मल पेंशन निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 1,80,000 रुपये टोटल आएगी। 1,80,000 का 1/3 निकालना है, तो 1,80,000 का 1/3 निकालोगे तो कितना आएगा 60,000। ये 60,000 दोस्तों हमारी क्या होगी, एग्जेम्प्टेड वैल्यू हो जाएगी। तो यही 60,000 आपको यहाँ पे एग्जेम्प्टेड पेंशन की जगह पे यहाँ पे रख लेना है। 60,000 ये हमने यहाँ रख दिया। अभी क्या निकल के आया, टैक्सीबल पेंशन निकल के आई, कौन सी, जो कम्यूट कराया था। तो यहाँ से घटाओगे 2,40,000, ये टैक्सीबल वैल्यू हो गई,
2,40,000 ये टैक्सीबल आई, यहाँ पे हमने लिख दिया टैक्सीबल। ठीक है, ये टैक्सीबल वैल्यू ये आई प्लस टैक्सीबल वैल्यू ये जो हमने अनकम्यूट कराया था यहाँ पे ये 90,000 ये भी आ जाएगा, यहाँ पे ऐड कर लो। ये टोटल पेंशन कितनी है टैक्सीबल हमारी, यहाँ पे आ जाएगा ये 3,30,000 रुपये। ये हमारा आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको हम फिर से पूरा समझा देते हैं, आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो गया होगा क्योंकि हमने कुछ चीज़ें बाद में ऐड करी। फिर से आप देख लीजिए, मैंने क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों कि मिस्टर ए रिटायर्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन एंड रिसीव कर रहा है नॉर्मल पेंशन 15,000 रुपये पर मंथ एंड ही इज आल्सो रिसीव ग्रेचुटी है 12 लाख रुपए की। फाइंड करना है कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड पेंशन इफ 50% पेंशन कम्यूटेड बाई हिम एंड रिसीव लमसम अमाउंट कितना 30,000 रुपये। तो कम्यूटेड और अनकम्यूटेड तो पता चल जाएगा आपको, लेकिन टैक्सीबल पेंशन अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और मेंशन कर दें कि टैक्सीबल पेंशन कितनी होगी, टैक्सीबल पेंशन, ये टैक्सीबल पेंशन हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिए कितना होगा। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, पहले तो अनकम्यूटेड वाला फुल्ली टैक्सीबल है। अनकम्यूटेड हमारा क्या है, जो हमने जिसके बदले में पैसा नहीं लिया लमसम वो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों टैक्सीबल हो जाएगा, यानी 7,500। चूँकि 50% कम्यूट करा है तो 7,500 ही 50% बचा, जो अनकम्यूटेड है गुणे के 12 ये आएगा हमारा कितना 90,000 आ गया। ये टैक्सीबल वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग। इसके बाद दोस्तों कम्यूट जो कराया था, कम्यूटेड वैल्यू का, कम्यूटेड पेंशन का पार्ट जो टैक्सीबल होगा वो हम निकालेंगे। तो उन्होंने कितना रिसीव किया था दोस्तों 3 लाख रुपए टोटल लमसम अमाउंट रिसीव किया था कम्यूट कराने के बाद। यहाँ से हम लोग माइनस करेंगे क्या, एग्जेम्प्ट फिगर, जो एग्जेम्प्टेड फिगर हो यहाँ पे माइनस कर लो। एग्जेम्प्टेड निकालोगे तो क्या होगा, यानी जितना कर मुक्त होगा, यानी इस पेंशन का पार्ट। तो हम लोगों ने देखा था कि अगर वो ग्रेचुटी रिसीव करेगा तो 1/3 हम लोग नॉर्मल पेंशन का क्या करते हैं, एग्जेम्प्ट करते हैं। तो नॉर्मल पेंशन दोस्तों कितनी है इसकी 15,000 पर मंथ है। तो 15,000 पर मंथ गुणे के 12 यानी 12 महीने यानी 1,80,000 हो जाएगा। इसका दोस्तों 1/3 आपको निकाल लेना है। तो 1,80,000 का गुणे 1/3 यानी 60,000 रुपये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, 60,000 हमारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसको इसमें से जब लेस करोगे तो क्या आएगा 2,40,000। ये 2,40,000 जब निकालेंगे दोस्तों तो टोटल टैक्सेबल पेंशन हमें पता चल जाएगी। टोटल टैक्सेबल पेंशन 3,30,000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिलहाल आपको इतना लंबा कैलकुलेशन देगा भी नहीं, जब भी देगा छोटा से देगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पेंशन का पार्ट। और यही चीज़ दोस्तों अगर हमारा ग्रेचुटी रिसीव नहीं करता तो नॉर्मल पेंशन का 1/2 निकाल लेते, तो अगला कॉन्सेप्ट आपका भी ये तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, इसको हम रब कर ले रहे हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों पेंशन के बारे में क्या देखा कि अगर वो पेंशन हमारी क्या है, पेंशन के बारे में हम लोगों ने क्या क्या देख लिया कि अगर वो जो है पेंशन हमारा क्या है, अनकम्यूटेड है, अनकम्यूटेड है ना, अनकम्यूटेड है तो क्या है, फुली टैक्सीबल है, ठीक ना, फुली टैक्सीबल है। अगर वो अदर्स की बात कर रहे हैं, कम्यूटेड की, कम्यूट करा लिया, कम्यूटेड का मतलब दोस्तों मैंने बता दिया है कि लमसम अमाउंट उसके बदले में रिसीव करता है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो क्या होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दोस्तों ये फुली एग्जेम्प्ट होता है, कोई भी टैक्स नहीं लगता, यानी एग्जेम्प्ट। और अदर्स के केस में हमने बताया क्या दोस्तों, अदर्स में बताया 2 कंडीशन होती है। एक तो या वो ग्रेचुटी रिसीव कर रहा होगा, ग्रेचुटी रिसीव कर रहा होगा तो एग्जेम्प्ट फिगर कितनी आएगी, एग्जेम्प्ट बराबर क्या होगा 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन, 1/3 ऑफ नॉर्मल पेंशन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगर वो जो है ग्रेचुटी नहीं रिसीव कर रहा है, ग्रेचुटी नॉट रिसीव कर रहा है, यानी उसे ग्रेचुटी रिसीव्ड नहीं हो रही, मैं शॉर्ट में रिसीव्ड लिखा है, तो यहाँ पे 1/2 ऑफ नॉर्मल पेंशन आपको कैलकुलेट करना है। यही हमारी है क्या, पेंशन।
अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, पेंशन के बाद हमारा है रिट्रेंचमेंट। दोस्तों ये रिट्रेंचमेंट जो है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है भगा देना। सेक्शन देखो कैसे याद होगा, ठीक है। सेक्शन याद करने का हम लोगों ने बताया था, ग्रेचुटी का सेक्शन 1010 है ना। इसके बाद पेंशन है सेक्शन 1010A। अभी आ गया बी मतलब भगा देना, भगा देना। अगर आप लिखेंगे तो हिंदी में ही लिखेंगे इंग्लिश वर्ड को, भगा देना, ऐसा भगा देना। यानी कि कोई कर्मचारी जो है उपद्रव मचा रहा है ना, हमेशा थोड़ा झगड़ालू प्रवृत्ति का है, ठीक ना, काम ढंग से नहीं कर रहा है, हड़ताल कर रहा है, तो उसको क्या करती हैं कंपनियां, बाहर भगा देती हैं। तो बाहर भगा देना मतलब रिट्रेंचमेंट। ये क्या होता है, रिट्रेंचमेंट मतलब भगा देना, ठीक। तो सेक्शन 1010B आपको याद रख लेना है कि जब एम्प्लॉय को भगा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं रिट्रेंच कर देना या निकाल देना, ठीक है। अभी मोदी साहब यही इस टाइम कर रहे हैं। वो 50 साल के जो भी हमारे कर्मचारी हैं वो बोलते हैं कि वो पुराने हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं, काम नहीं हो रहा है, बल्कि वो 70 साल के हैं, अभी वो युवा हैं, जवान हैं, है ना। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 50 साल वाले बूढ़े हो गए, उनको रिट्रेंच किया जा रहा है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, भगा दिया जा रहा है। रिट्रेंचमेंट का इसका फार्मूला है, बस इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक ना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे प्राइवेट हो, चाहे जो, उससे मतलब नहीं है। सिर्फ आपको ये फार्मूले आपको याद रखने हैं कि एग्जेम्प्टेड वैल्यू, अगर टैक्सीबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले एग्जेम्प्ट वैल्यू निकालना है। तो टैक्सीबल यहाँ जो लिखा था ये गलत है, एग्जेम्प्टेड वैल्यू, एग्जेम्प्टेड वैल्यू इन तीनों में से जो कम होगा, इन तीनों में से जो कम होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, जो तीनों में से कम है वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। यहाँ एक्चुअल रिट्रेंच मतलब जैसे किसी कंपनी से, ऑर्गेनाइजेशन से किसी को भगाया जाएगा तो उसको लमसम अमाउंट पेमेंट की जाएगी, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया जाएगा। तो जो रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन होता है वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव होती है, तो उस अमाउंट को यहाँ पे लिख लेना है। इसकी सीलिंग लिमिट होती है एसएल, जो कि हमारे एक्ट के द्वारा, इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा फिक्स की गई है, वो है 5 लाख की, यानी 5 लाख रुपए से ज़्यादा छूट उसको नहीं मिलेगी। क्योंकि वो ऐसे भी वो फालतू टाइप का आदमी था, इसलिए उसकी अमाउंट ही फिक्स की रही है, तुम्हें छूट ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। बाकी टैक्स, अगर मान लो उसको 20 लाख रुपए मिलती है तो अधिकतम छूट कितनी मिलने वाली है, 5 लाख तक की छूट मिलने वाली है, एग्जेम्पशन। इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा भी कुछ अमाउंट निर्धारित किया जा सकता है, जो कि एग्जाम में न के बराबर होता है। कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे ये अमाउंट देखने को नहीं मिलता। ये तभी होता है जैसे मान लो किसी व्यक्ति को रिटायरमेंट कर दिया गया, भगा दिया गया, तो वो क्या करता है, केस लड़ने लगता है इंडस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूटेड एक्ट के तहत। तो वहाँ पर जो एक्ट के द्वारा अमाउंट निर्धारित की जाती है तब कैलकुलेशन में ये अमाउंट आता है, अदरवाइज नहीं आता, ठीक। इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में जब भी आएगा तो इस टाइप से 2 ही अमाउंट देखने को मिलेंगे। या तो आपको तो ये याद रखना पड़ेगा सीलिंग लिमिट 5 लाख की होती है, बाकी एक ही दिया रहेगा कि एक्चुअल उन्होंने रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन मान लो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का पाया, तो आपको निकालना है टैक्सीबल वैल्यू। तो टैक्सीबल वैल्यू निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, ऐसा टैक्सीबल वैल्यू ऑफ रिट्रेंचमेंट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। अभी करना क्या है कि एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, है ना, एक्चुअल अमाउंट रिसीव। सपोज हमने कहा अगर एक व्यक्ति को रिटायर किया गया और उसे दिया गया 16 लाख रुपए, कितना दिया गया, 16 लाख रुपए दिया गया। अभी इसमें से हम लोग टैक्सीबिलिटी निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ना माइनस एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट वैल्यू आपको यहाँ पे लिखना है। तो एग्जेम्प्ट निकालने के लिए 2 फार्मूले हैं। यहाँ पर पहला फार्मूला क्या है, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव कर रहा है, मान लो एक्चुअल कितना पाया, वो 16 लाख रुपए है ना। और इसके बाद सीलिंग लिमिट है दूसरा, एसएल 5 लाख। इन दोनों में से दोस्तों कम कौन है, वही एग्जेम्प्ट होगी। तो 5 लाख क्या है, कम है, और यहाँ पे क्या कर देना है आपको, 5 लाख रख लेना है। जो आएगी वो हमारी टैक्सीबल हो जाएगी, ये टैक्सीबल वैल्यू आएगी। कितना है, 11 लाख रुपए। इसके साथ साथ और भी चीज़ें जब हम लोग निकालते हैं सैलरी हेड में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सैलरी है, बेसिक है, डीए है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे मतलब नहीं है, आपको ये समझना है। तो ये चीज़ें शायद दोस्तों आपको समझ में आ गई होगी, इसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, समझ लीजिए।
कैलकुलेशन दोस्तों टैक्स से बहुत ज़्यादा नहीं आता है। जो अभी तक पूछा गया है वो है आपका हाउस रेंट अलाउंसेंस से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे गए हैं। ठीक है, तो हाउस रेंट अलाउंसेंस दोस्तों हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे कैसे निकाला जाता है। इसके बाद दोस्तों हमारा है वॉलंटरी रिटायरमेंट। ठीक है, अभी तक दोस्तों हम लोगों ने क्या किया, कोई व्यक्ति जिसका जो है सुपर एन्युएशन पीरियड खत्म हो जाता है। सुपर एन्युएशन का मतलब जितनी अवधि के लिए इसकी अपॉइंटमेंट होती है ना। जैसे अभी हम लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे तो 20 साल 25 साल तक जो है जॉब करेंगे। इसके बाद क्या होगा, हमारा पीरियड टेन्योर पीरियड जिसको बोलते हैं या सुपर एन्युएशन पीरियड, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद क्या होता है, हम लोग रिटायर होते हैं। लेकिन रिट्रेंचमेंट में क्या होता है, कैजुअल ही उसको क्या कर दिया जाता है, जॉब से हटा दिया जाता है। वॉलंटरी रिटायरमेंट दोस्तों बोलते हैं शेक हैंड करना। शेक हैंड मतलब जैसे हमारी इच्छा होगी कि भैया ऐसा है, हम आपके यहाँ जॉब नहीं करने वाले हैं, है ना, या तो प्रमोशन हो जाए, कहीं और जाना है, तो लोग क्या करते हैं, वॉलंटरी रिटायरमेंट रहते हैं। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहे हैं वहाँ जाएंगे, उसके अपने बॉस से मिलेंगे, बॉस मैं अब जा रहा हूँ, मेरा प्रमोशन हो गया या कोई और कारण है, तो उसको बोलते हैं गोल्डन शेक हैंड। मतलब वहाँ पे इच्छा से जब रिटायर होगी, तुम्हारा परफॉर्मेंस अच्छा है, वर्क परफॉर्मेंस अच्छा था, तो वो क्या करते हैं, आपको गोल्डन शेक हैंड करते ही आपको अमाउंट देते हैं। मतलब एक लम सम पेमेंट करेंगे आपको। ठीक है, जिसको बोलते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। वही लम सम अमाउंट जो पेमेंट होगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट मतलब खुद से चला गया। तो अभी यहाँ पे सेक्शन क्या हो जाएगी, चला गया, है ना। अभी भगा दिया गया था, अभी चला गया। चला गया दोस्तों, तो चला गया में सी स्टार्ट हो रहा है ना। सेक्शन 10 क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी। सी मतलब चला गया, ये आपको याद रखना है। अभी यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट करने का टैक्सेबल, जैसे आपने रिट्रेंचमेंट देखा, सेम वही है, यहाँ भी वही चीज़ें हैं। जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव होती है वो अमाउंट यहाँ आएगा। सीलिंग लिमिट कितनी रहेगी, सेम वही 5 लाख रुपए की यहाँ भी है। ठीक है, अभी आपको टैक्सेबल वैल्यू निकालना है दोस्तों। तो कैसे आप निकालोगे, टैक्सेबल अमाउंट ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। अब ऐसे करोगे तो क्या होगा दोस्तों, एक्चुअल अमाउंट जो रिसीव होगी वो आएगा, एक्चुअल अमाउंट। यहाँ पे लेस करोगे एग्जेम्प्टेड। एग्जेम्प्टेड के लिए फार्मूला रखा गया है आपके सामने। यहाँ पे पहला कंडीशन है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड ये आ गया, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, यहाँ हमने लिख दिया इसको। इसके बाद सीलिंग लिमिट, ये असल सीलिंग लिमिट कितनी है, मैक्सिमम 5 लाख की है। तो इन दोनों में से जो कम है, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट। यानी इसका मतलब क्या है, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट यहाँ भी लिखा है। यानी कहने का मतलब जो इन दोनों में से कम हो, यानी जो इन दोनों में से कम हो। यानी हमने कहा अगर वो रिटायर हुआ वॉलंटरी, उसको 2 ही लाख रुपए मिला, रिटायरमेंट पर उसको 2 लाख रुपए मिला, तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू क्या होगी दोस्तों, ये 2 लाख रुपए हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ भी हम लिख देंगे क्या, 2 लाख रुपए लिख देंगे। तो एग्जेम्प्टेड वैल्यू दोस्तों 2 लाख रुपए आएगी। तो यहाँ इसको 2 लाख रुपए घटा दोगे, टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, नील हो जाएगी। यानी यहाँ पे नील आ जाएगा जब 2 लाख रुपए पाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। अगर यही रिटायरमेंट के टाइम पे अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले रहा है, यहाँ पे उसको जो है 8 लाख रुपए मिल जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, ये बताओ इन दोनों में से कौन अधिक है और कौन कम है। आपको पता चल जाएगा कि ये कम है, तो जो कम है वही घटेगा। तो यहाँ से 5 लाख घट जाएगा, ये 5 लाख रुपए यहाँ पे आएगा और घट जाएगा। तो क्या होगा टैक्सेबल वैल्यू दोस्तों, ये आएगी 3 लाख की। तो ये हमारा हो जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट का, जो हमारा टैक्सेबिलिटी होती है दोस्तों। ये है आपका वॉलंटरी रिटायरमेंट। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल ऐसे ही आपको मिलेगा। अगर आएगा भी तो, चूँकि अभी तक पूछा नहीं है दोस्तों, बट सैलरी हेड रखा है, इसलिए हमें ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। और नहीं तो आपको दोस्तों सिर्फ HRA के बारे में ही पूछा गया है क्वेश्चन।